नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। बात होगी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर और उसकी तैयारियां जिस तरीके से इस वक्त उत्तर प्रदेश में चल रही है उसको लेकर। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव एक नया फॉर्मूला लेकर आए हैं, पीडीए, और इसी के तहत 2024 का चुनाव वो लड़ने की तैयारी में हैं। पीडीए का मतलब है, इसमें जो पी है वो है पिछड़ा, डी जो है वो है दलित और ए जो है वो है अल्पसंख्यक। और इसी पर उत्तर प्रदेश में इस वक्त राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं और लगातार राजनीतिक बयानबाजियां भी हो रही हैं। चर्चा करेंगे, साथ में हमारे जुड़ेंगे सहयोगी नवेद कुरैशी। नवेद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अखिलेश यादव 2024 के लिए फॉर्मूला अपना सेट कर चुके हैं पीडीए के तहत, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वाला फॉर्मूला वो लागू करना चाह रहे हैं और इसी के तहत वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मायावती ने आपत्ति जता दी है, बीजेपी केशव प्रसाद मौर्य जो कि डिप्टी सीएम है उन्होंने भी आपत्ति जताई है और परिवार वाली बातें उन्होंने कही है। किस तरीके से देख रहे हैं अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले को? देखिए, फॉर्मूला बहुत अच्छा है, लेकिन क्या ये तीनों ही यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक एक साथ आएंगे, ये बड़ा सवाल है। देखिए, कई सारे कॉम्बिनेशन हैं जो चले हैं। आप उत्तर प्रदेश के अंदर कह लीजिए, लोकसभा चुनाव के अंदर कह लीजिए। इससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें अखिलेश ब्राह्मण और मुस्लिम साथ में लेके आए थे। ब्राह्मणों को लेकर उन्होंने कई सारे कार्यक्रम किए थे, लेकिन 2024 लोकसभा में लगता है ब्राह्मण उनके इस फॉर्मूले से बाहर हो गए हैं, ब्राह्मणों को छोड़ दिया है उन्होंने। दूसरा, ऐसा ही एक फॉर्मूला लेके आई थी मायावती और उन्होंने तो सरकार बनाई थी। वो फॉर्मूला था दलित और ब्राह्मण का, और उसमें वो सरकार बनाने में कामयाब रही थी। तो क्या वो फॉर्मूला अब मायावती के साथ है? देखिए, दलित जहां पर आएगा वहां पर मायावती को दिक्कत होगी, जहां पर पिछड़ा आएगा वहां पर मायावती को दिक्कत होगी। अल्पसंख्यकों को लेकर अभी तक ये कह सकते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी इस पे रखते हैं, लेकिन मुस्लिम उनके साथ जाते नहीं। सवाल यहां पर अखिलेश के फॉर्मूले का नहीं है, सवाल ये है कि क्या हर इलेक्शन में अखिलेश अपना फॉर्मूला इसी तरीके से बदल देंगे। मुस्लिम पिछले विधानसभा चुनाव में अखिलेश के साथ थे, लेकिन अखिलेश कितना साथ आए उनके, ये बात हर मुस्लिम संगठन ने भी अखिलेश से पूछी और उस मुसलमानों ने भी पूछी जो अखिलेश के साथ गए थे। अखिलेश ने पूरे इलेक्शन में, विधानसभा चुनाव में कहीं पर भी मंच पे मुसलमानों को जगह नहीं दी, लेकिन मुसलमानों ने वोट दिया अखिलेश को। और बाद में जब एमएलसी बनाने की बारी आई तो सारे वही परिवार के लोग आए, यानी कि यादव समाज से ज्यादा ताल्लुक रखने वाले लोग थे। ना ही ब्राह्मण थे उसमें ज्यादा और ना ही मुसलमान थे। ब्राह्मण तो फिर भी थोड़ी बहुत जगह पा गए, मुसलमान सिर्फ एक एमएलसी था। तो उससे ये देखिए, सवाल इसलिए खड़े होते हैं कि क्या सिर्फ वोट बैंक, जो बीजेपी जिससे लड़ना है, बीएसपी जिससे लड़ना है, बीएसपी दलितों की बात करती है, बीजेपी पे आरोप लगाते हैं कि धर्म की राजनीति करती है, और आप खुद जातिगत समीकरणों को साध रहे हैं, आप खुद जातिगत राजनीति कर रहे हैं। इसके ऊपर आप क्या रिएक्शन देंगे, कहना मुश्किल है। बिल्कुल नवेद जी, लेकिन फिर मायावती भले सवाल उठा रही हैं इस वक्त, लेकिन फिर 2007 के दौर में लौट कर चलेंगे तो आपको याद होगा तिलक तराजू और तलवार वाला वो नारा, इसके बाद उनकी जो सोशल इंजीनियरिंग थी वो कुछ याद होगा। क्या उसी कुछ फॉर्मूले पर अखिलेश चलने की कोशिश कर रहे हैं क्या अभी? देखिए, अखिलेश चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है रोहित कि क्या दलित आएंगे साथ में अखिलेश यादव के? दलित तो उस वक्त भी नहीं आए अखिलेश यादव के साथ जब मायावती के साथ उन्होंने गठबंधन किया था। यादव वोट सारा ट्रांसफर हो गया था बीएसपी में, लेकिन क्या बीएसपी का वोट ट्रांसफर हुआ अखिलेश को? जब मायावती साथ में थी तब बीएसपी की साथ में थी, तब उनके साथ दलित नहीं आया। तो अब वो पीडीए फॉर्मूला कैसे लागू करेंगे? पिछड़ा और दलित कैसे उनके साथ आएगा? क्योंकि आरोप यही लगते रहे कि अखिलेश की सरकार में कानून व्यवस्था खराब होती है, और कानून व्यवस्था खराब होती है जो यादव वोटर है, जो यादव लोग हैं, वो सबसे ज्यादा अत्याचार दलितों पर करते हैं। इसी वजह से या जो दलित वोटर था वो मायावती के साथ ना जाके बीजेपी के पास शिफ्ट हो गया। सारा दलित वोटर ये कहने लगा कि हिंदू हो गया है। ये मायावती ने भी आरोप लगाया कि बीजेपी अपने साथ दलितों को लेके जा रही है, हिंदू बना रही है। और इसीलिए ये सवाल उठता है कि दलित अखिलेश के साथ खड़ा कैसे होगा, क्योंकि वो तो उन्हीं की प्रताड़ना झेलता आया है। अब वो प्रताड़ना और नवेद जी, इस सरकार में देखिए पीडीए अगर फॉर्मूला अखिलेश लेकर आ रहे हैं, इस सरकार में देखिए 2022 का चुनाव अगर बीजेपी जीतती है तो उसमें राशन का बड़ा योगदान रहा था, और ये तीन ऐसे पीडीए जो बात कर रहे हैं इनके तक योजनाएं लगातार पहुंची थी, उसका बड़ा योगदान था। इसीलिए मायावती लगातार सवाल उठाती रहे, अखिलेश यादव भी सवाल उठाते रहे। तो क्या बीजेपी से तोड़ पाएंगे क्या उनको? ये भी यहां पर सवाल उठता है। देखिए रोहित, एक बहुत छोटी सी बात है जो मैं चंद शब्दों में खत्म करना चाहूंगा। वो बात वो ये है कि
राजनीति के अंदर बयान नहीं, आपके एक्शंस मायने रखते हैं। बीजेपी भले ही मंचों से जो है बयान, बीजेपी के जो कुछ नेता है वो तगड़े बयान देते हैं, लेकिन जब पॉलिसीज आती है तो उस पॉलिसीज में भेदभाव नहीं किया जाता है। जब प्रधानमंत्री आवास योजना की बात होती है तो उसमें दलित और मुसलमान नहीं देखा जाता है, वो सबको मिलता है। राशन की योजना आती है तो दलित और मुसलमान सबको मिलता है। वहीं जो बयान है वो तमाम पार्टी के देते हैं, जैसे अखिलेश यादव ने भी बयान पिछली बार कई दिए, लेकिन जब उनकी इतनी सीटें जीत गई, कभी समाजवादी पार्टी का इतना वोट शेयर कभी नहीं रहा जो पिछले विधानसभा चुनाव में रहा। सरकार नहीं बना पाए, लेकिन उनका वोट शेयर बहुत ज्यादा रहा, वोट परसेंटेज उनका बढ़ा, और वो बढ़ा सिर्फ मुसलमानों के वोटर से। ये बात वो खुद जानते हैं। जब कई इलाकों में यादव भी उनसे छिटक गए, हिंदू बन गए, बीजेपी के साथ चले गए, तो मुसलमान उनके साथ खड़ा रहा। लेकिन जब बात एमएलसी के बंटवारे की आई, एमएलसी की टिकट बांटने की आई, यानी कि आप वहां पर रिप्रेजेंटेशन दे सकते थे मुसलमानों को, वहां पर आप सिर्फ यादवों को लेकर आए और मुसलमानों को नहीं दिया, और उस पर बहुत आक्रोश जताया था मुस्लिम। बिल्कुल नवेद जी, और लगातार मायावती सवाल उठा रही हैं, क्या कुछ कह रही हैं। वो ट्वीट उन्होंने किया वो आपको दिखा देते हैं एक बार। तो मायावती ने अपने ट्वीट में बाकायदा उन्होंने लिखा है कि जिस तरीके से ये परिवार वाली बात कर रहे हैं और ये परिवार पे ही आगे चलते जाना जहाँ चाहते हैं, ये पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को नहीं लेके आ रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य भी यही कुछ कह रहे हैं। स्क्रीन पे इस वक्त आप देख ही रहे हैं कि मायावती किस तरीके से समाजवादी पार्टी को घेर रही हैं। तो अब क्या अखिलेश यादव जो 80 की 80 सीट जीतने की बात कर रहे थे, इसी फॉर्मूले पे बात कर रहे थे क्या 80 की 80 जीतने की? देखिए, और साथ में मायावती ने सवाल उठाया, उनको लग रहा है कि उनका भी जो कोर वोट है वो बिछड़ जाएगा कहीं ना कहीं। देखिए, मायावती का वोट शेयर जो है बहुत गिरा है पिछले कई अगर सालों में हम देखें, विधानसभा या लोकसभा चुनाव में, तो मायावती का वोट परसेंटेज, वोट शेयर बहुत गिरा है। बीएसपी के ऊपर ये कहते हैं कि मायावती अब रैलियां जो है उस तरीके से नहीं करती जैसी पहले करती थी, और उसकी वजह से दलित अब कोई दूसरा रहनुमा ढूंढ रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, और ये बात मायावती को भी खटक रही है। और इसीलिए इस बार उन्होंने सारी जिम्मेदारी अपने भतीजे को दी, और ये लग रहा है कि जो पुरानी ताकत थी बसपा की, उसे वो वापस से एकत्रित करके लेके आएंगे। और मायावती को उम्मीद है कि वो जो उनका दलित वोटर है, वो उनके साथ, जो दलित काडर है वो उनके साथ जुड़ेगा। देखिए, फॉर्मूला बहुत अच्छा है, दलित, पिछड़ा और अगर मुसलमान उत्तर प्रदेश का अखिलेश के साथ आ गया तो कोई बड़ी बात नहीं है कि वो और जो बीजेपी पसमानदा की बात कर रही है, फिर पसमानदा किधर जाएंगे? जी देखिए, पसमानदा उसमें से हटेंगे, उसमें से शिया हटेंगे, उसमें जो दूसरी जातियों के ऐसे लोग हैं जो अपने आप को अलग समझते हैं वो हटेंगे। तो इतना आसान नहीं है इन्हें साधना। पिछली बार का ही हम अगर देखें 2000 जो इससे पहले विधानसभा चुनाव हुआ 22 में, उसमें अगर आप देखें तो अखिलेश यादव ने कई सारे जगह पर परशुराम जयंती के बाद एक क्या कहते हैं फरसा प्रदर्शनी कई जगह पर की, कई जगह पर उन्होंने ब्राह्मण रैलियां को संबोधित किया और सिर्फ ब्राह्मण वोटरों को उन्होंने साधने की कोशिश की। लेकिन उन रैलियों के बनिस्बत उनके पास ब्राह्मणों का जो वोट बैंक था वो 3% भी नहीं आ पाया। तो सवाल ये उठता है कि स्ट्रेटेजी तो अखिलेश बना रहे, और मेहनत भी की थी। पिछली बार अखिलेश ने बहुत मेहनत की थी, उसका असर दिखा, वोट परसेंटेज बढ़ा, लेकिन बीजेपी सामने बहुत ताकतवर थी और उस वजह से वो चीजें नहीं निकाल के लेके आ पाए। अब सवाल ये उठता है कि देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स है। उत्तर प्रदेश हर पार्टी के लिए बहुत जरूरी है और हर पार्टी यहाँ पर चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंकेगी, लेकिन कौन से फैक्टर्स हैं इस वक्त जो चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, क्या वो नब्ज समझ पा रहे हैं अखिलेश? अखिलेश नहीं समझ पा रहे हैं कि कानून व्यवस्था को लेकर अभी बीजेपी बहुत हाई लेवल पर काम कर रही है और वो कानून व्यवस्था लोगों के जहन में बैठी हुई है। दूसरा, विकास के नाम पर अगर आप देखेंगे तो एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, हॉस्पिटल, एम्स बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे एक बिजली की समस्या, जिसका जिक्र कुछ दिन पहले आप और मैं जब कर रहे थे तो मैं बड़ा हैरान था कि इस वक्त इस तरह से उत्तर प्रदेश के हालात थे, लेकिन वो बदला है बीजेपी ने। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर बिल्कुल नवेद जी, लेकिन फिर वही है कि अगर पीडीए की बात हो रही है, मायावती भी सवाल उठा रही हैं, तो क्या 2024 चुनाव में 2019 वाला सिनेरियो बन सकता है? एक बार फिर से सपा और बीएसपी एक साथ आ सकते हैं, लेकिन साथ में यह भी सवाल होगा कि 2014 0 सीट थी बसपा की, 2019 में 10 सीटें आ गई और सपा वहां से गठबंधन में रहने के बावजूद भी एकदम गायब ही हो गई और सपा वाला वोट निश्चित तौर पर छिटक कर मायावती की तरफ चला गया। तो क्या एक गठबंधन की उम्मीद हम देखें आने वाले टाइम में अखिलेश और मायावती का? देखिए, कभी नहीं होगा। मैं लिख के दे सकता हूं कि अब फ्यूचर में कभी कोई दूसरे नेता आए तो आए, लेकिन मायावती और अखिलेश के रहते हुए अब ये गठबंधन आप कभी नहीं देखेंगे, क्योंकि इन दोनों को समझ में आ चुका है कि हम दोनों के जो और फिर अब नेताजी भी नहीं है ना, नेताजी भी नहीं है, जिसकी वजह से वो चीज दिखाई पड़े।
और आप ये भूल जाइए कि आप वापस से उत्तर प्रदेश में एक साथ दिखाई देंगे। अभी जितने भी गठबंधन के आप जो नेता देख रहे हैं, जो तमाम नीतीश कुमार हैं, ये सब जो एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें कहीं भी आपको मायावती नहीं दिखाई दे रही है। मायावती आप समझ चुके हैं कि वो अपनी लकीर अलग लेकर चलेंगी, लंबी लकीर करना है उनको, वो अपने लिए काम करेंगी। ग्राउंड लेवल पर उन्होंने काम करना चालू कर दिया। जो डिलेमा प्रदेश में अभी कोई पार्टी कि मुझे क्या करना है, किसके साथ जाना है, वो तो अखिलेश की पार्टी सपा है। वो कांग्रेस के साथ जाएगी नहीं जाएगी, उसको लेकर डिलेमा में। और इसी को लेकर तो अब देखिए आरएलडी भी समझ नहीं पा रही है कि वो सपा के साथ रहे या ना रहे। ऐसी खबरें आई, आरएलडी के एक बड़े नेता का बयान आया कि टूट सकता है गठबंधन। ऐसे बयान आने की नौबत क्यों आई? क्योंकि सपा प्रमुख जो अखिलेश है, वो अपने बयानों में बातें सब कर रहे हैं, लेकिन किस पार्टी के साथ जाएंगे, क्या गठबंधन होगा, क्या विजन है उनका, कैसे बीजेपी को हराएंगे, ये वो सारे सवाल है जिसके जवाब उनके पास नहीं है, उन्हें खोजने पड़ेंगे बिल्कुल जवाब। और इसी के दम पर, क्योंकि आप मत भूलिए सामने जो बीजेपी है वो फुल मेजोरिटी की न सिर्फ बिल्कुल बिल्कुल नावेद जी जवाब नहीं होंगे, लेकिन फिर मेरा यहां पर सवाल ये उठता है कि ये पीडीए का जो फॉर्मूला है इसका जवाब चले, योगी तो अपने स्तर पर देखेंगे उनको किस तरीके से आगे बढ़ना है, लेकिन केंद्र का क्या कुछ जवाब होगा, मोदी शाह की क्या प्लानिंग होगी इनके सामने? फिर केशव प्रसाद मौर्य ने इसको लेकर बयान दे दिया है। डिप्टी सीएम उन्होंने साफ कह दिया है कि सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव के पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक नहीं, परिवारवाद, दंगाइयों के संग और अपराध वालों को संरक्षण देना है। यानी कि वो सीधे सीधे कानून व्यवस्था वाले मुद्दे पर ही एज लेंगे और अखिलेश यादव पर इस पर वार करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि रोहित, बयान तो कई सारे आप दे देते हैं कि हम इन लोगों को लेकर साथ में काम करेंगे, वो लोग साथ में आए उसके लिए आप कर क्या रहे हैं, आप कैसे लाएंगे? बिल्कुल आपको ये जवाब देना होगा कि आप दलितों को कैसे लाएंगे, पिछड़ों को कैसे लाएंगे, अल्पसंख्यकों को अभी 2 साल चेहरा तो चाहिए होगा ना, चेहरा तो चाहिए होगा, वो आप कैसे करेंगे? आप आजम खान को वो तवज्जो नहीं दे पाते हैं उत्तर प्रदेश में, जो आपके मुसलमानों के सबसे बड़े बिल्कुल वही सवाल है सवाल तो कि आजम पर आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, चलिए ठीक है, आप सारस पर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं एक एक दो दो, और आजम पर आप चुप्पी साध जाते हैं, इस तरह से कैसे आप जोड़ पाएंगे? ये भी सवाल होगा। बिल्कुल सवाल होगा। आजम खान अंदर से टूटे हुए हैं और अखिलेश के रवैये से बहुत नाराज है। बीच में तो ये भी खबर आई थी कि कांग्रेस उन्हें साधने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कांग्रेस के पास खोने को अब उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है। सबसे साफ बात है, कांग्रेस जो भी आएगी वो गेन ही करेगी। पिछली बार कांग्रेस का जो वोट परसेंटेज था वो बीएसपी से कम था, हालांकि 2 सीटें जरूर निकालने में कामयाब रही विधानसभा की वो, लेकिन वोट परसेंटेज तो बीएसपी से कम था। तो कांग्रेस के पास प्रदेश में कुछ नहीं है, वो जो कुछ पाएगी वो गेन करेगी। अगर आजम खान उनके साथ आते हैं, आजम खान को वो लेकर चले जाते हैं, तो अखिलेश को समझना होगा कि वो इस फॉर्मूले को लागू कैसे करेंगे। कौन सा दलित चेहरा है उनके पास, कौन सा पिछड़ा चेहरा है उनके पास, मुसलमानों में कौन से चेहरे को वो आगे करेंगे या कौन सी पॉलिसीज देंगे? आप मैनिफेस्टो बनाते टाइम जो एक चेहरा है नावेद कुरैशी जी, एक जो चेहरा है स्वामी प्रसाद मौर्य का पिछड़ों में, वो तो लगातार विवादित बयान ही दे रहे हैं, वो तो मुझे लग रहा है कि घाटा ही करेंगे समाजवादी पार्टी का। बिल्कुल करेंगे। और देखिए वहां पर बड़ा डिलेमा है, उनके बयान कई बार ऐसे आते हैं कि लगता है कि अब वो बीजेपी की तरफ जाएंगे, तब बीजेपी की तरफ जाएंगे, वापस से घर वापसी हो जाएगी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो चुनाव के पहले आप देखेंगे, और अब वक्त आ गया है कि लोग इधर से उधर जम करेंगे। आप देखिए कि कई सारी ऐसी चीजें, आप पिछली बार विधानसभा में राजभर के साथ भी चले थे, क्या हुआ फिर? तो आपको अपने सवाल तो ये भी उठे थे कि अगर थोड़ी सी सीटें आरएलडी की ज्यादा आ जाती तो वो भी शायद बीजेपी के साथ चली जाती। बिल्कुल, ये भी अब तो आरएलडी भी टूट रही है, ऐसा लग रहा है कि अलग ही हो जाएंगे, उनका गठबंधन रहेगा ही नहीं। देखिए आप ये समझिए कि ये अस्तित्व की लड़ाई वाली पार्टियां हैं, जिसमें आरएलडी भी है। आरएलडी को समझ में आ रहा है कि अखिलेश के साथ हमें घाटा हो रहा है, बीएसपी वो घाटा झेल चुकी है, बीएसपी भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, तो बीएसपी भी अपनी रणनीतियों पे अलग काम करेगी, वो साथ नहीं जाएगी। आरएलडी भी हो सकता है अकेले चुनाव मैदान में कूद जाए, और कांग्रेस भी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। और ये जब सब अलग अलग लड़ेंगे तो समाजवादी पार्टी ये बताए कि इनके डैमेज से वो खुद को बचाएंगे या बीजेपी को हराएंगे। बिल्कुल, अब ये तो चर्चा हो गई कि किस तरीके से पीडीए और फिर ये फॉर्मूला किस तरीके से काम करेगा, क्या योजनाएं होंगी, क्या कुछ फॉर्मूला बीजेपी की तरफ से होगा, बीएसपी की तरफ से होगा। इन सब से इतर चल के अगर आखिरी सवाल पे मैं आऊं, और उस आखिरी सवाल में जिक्र मैं कांग्रेस का करूंगा। मोहब्बत की दुकान, लड़की हूं लड़ सकती हूं, भारत जोड़ो यात्रा, सब कुछ हो गया, कहां पर खड़ी है कांग्रेस 2024 में, खासकर उत्तर प्रदेश में? देखिए कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस का अंदर नंबर, आप उत्तर प्रदेश के अंदर पार्टी कैडर, उत्तर प्रदेश के अंदर संगठन, उत्तर प्रदेश के अंदर जीत के आंकड़े, ये सब कहेंगे तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर मोराल की बात करेंगे तो मोराल ऐसा है अभी बिल्कुल जैसे आपने गुब्बारे में हवा भर दी। कर्नाटक का जो चुनाव है, ऐसा लग रहा है जैसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की वजह से ही निकल गया।
तो उत्तर प्रदेश में भी अच्छा वक्त बिताया था, तो उनको ये उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में इस बार जो है वो अच्छी सीटें लेके आएंगे। लेकिन ये क्लियर नहीं है कि राहुल गांधी अमेठी से खड़े होंगे दोबारा या नहीं खड़े होंगे। राहुल गांधी खड़े हो और पाएंगे, रायबरेली से अब की सोनिया होंगी या नहीं, ये भी सवाल है। रायबरेली से सोनिया होंगी या नहीं होंगी, ये वो सारे सवाल है जो कांग्रेस को अभी तलाशने बाकी है। और राहुल गांधी को लेकर भी चीजें क्लियर नहीं है, अभी तो सांसद ही गई है। बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसके जवाब सामने आना बाकी है। और उत्तर प्रदेश 80 सीटें लोकसभा की कम नहीं होती, बहुत ज्यादा होती है। उस जो बकेट है, उस बकेट में से अगर आप 20-30 सीटें भी लेके आ जाते हो तो बाकी जगह आपका वेटेज बढ़ जाता है। तो बिल्कुल 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 नावेद जी, और जिस तरीके से चर्चाएं हुई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद यही कि आगे आप हमारे साथ इसी तरीके से और चर्चाओं में जुड़ते रहेंगे। अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बात हुई अखिलेश यादव के उस फॉर्मूले को लेकर जिसमें उन्होंने एक पीडीएफ फॉर्मूला बनाया है। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को वो साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। 2024 आम चुनाव में वो अब पूरी तरीके से उतरने का प्लान बना चुके हैं। देखना होगा कि किस तरीके से बीजेपी के सामने वो टक्कर देते हैं, साथ में बीएसपी भी होगी सामने। तो अखिलेश यादव का फॉर्मूला ये कितना कारगर होता है और बीजेपी इस फॉर्मूले का काट क्या कुछ निकालती है। बहरहाल आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।